अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं सहरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ कैफ़े में मैं भी आपको खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का, इस सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, आप सब लोग उठ गए होंगे और जो लोग उठ गए हैं वो फ़ौरन से जाएं अपने मामा बाबा के पास, अपने अम्मी अब्बू के पास और उनको दिल से शुक्रिया करें हर उस पल के लिए जो उन्होंने आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में, आपकी तरबियत में, आपकी तालीम में, आपकी देखभाल में गुजारा। क्योंकि आज वालिदैन का आलमी दिन है। वैसे तो हर दिन ही वालिदैन के साथ प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त से पेश आना चाहिए, लेकिन आज का दिन कुछ स्पेशल है। तो आज के दिन कुछ ऐसा करें, उनको प्यार करें, उन्हें गले लगाएं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल जिनसे वो खुश हों। क्योंकि वालिदैन दुनिया के दो मतलब ऐसे रिश्ते हैं जो कि मुखलिस होते हैं, जो कि अपने बच्चों से बेलौस मोहब्बत करते हैं और उन जैसी मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता। तो आज के दिन का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने माँ बाप को ये एहसास दिलाएं कि आपकी जो उनकी अहमियत है आपकी ज़िंदगी में वो क्या है और वो लोग कितने अनमोल हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसा है। आज के दिन वैसे तो हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, हमारे इस जो हमारी मशरकी रवायात हैं दीन इस्लाम में, हमें आज वो दिन भी मनाना पड़ रहा है जिस मतलब जो हमारे लिए फ़र्ज़ की हैसियत रखता है, फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, वालिदैन की खिदमत। और वालिदैन की खिदमत के हवाले से आज पूरे यूरोप में, मगरिब में, जहाँ लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं, वो इसको इस तरह मनाते हैं कि वो अपने वालिदैन के पास जाते हैं, उनके लिए फूलों का गुलदस्ता लेके जाते हैं, उनके लिए कोई तोहफ़ा लेके जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो वो आज का दिन मना लेते हैं। मगर खैर हम लोग, हमारी कौम में और हम मुसलमान जो हैं, हम जानते हैं कि किस तरह हमने अपने वालिदैन की कदर करनी है। आज हम सिर्फ़ अपने पेरेंट्स को उनको खराज तहसीन पेश करेंगे अपने प्रोग्राम में। आज कि उन्होंने जिस तरह हमारी परवरिश की, उन्होंने जिस तरह तरबियत की, जिस तरह हमारे यहाँ पे वालिदैन जो है अपने बच्चों की किरदार साजी के लिए काम करते हैं, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब। आप एक सोशल वर्कर हैं, वकील हैं और तालीम और तदरीस से भी आपका एक ख़ास ताल्लुक़ है। जनाब राना आसिफ हबीब साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। माशाल्लाह। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और वो मेहमान शख्सियत जो हैं, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, क्योंकि जो तालीम और तदरीस से जुड़े लोग हैं उनका भी हमारी तरबियत में एक बहुत ही अहम किरदार होता है और वो बेहतर अंदाज में किसी भी मौजू पे जो है वो गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो खानम अंसा शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो राना आसिफ साहब, आपसे शुरुआत करते हैं इसलिए कि आज वालिदैन को, जैसे कि फ़हीम ने भी कहा, कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वालिदैन की जो मोहब्बत है, जो उनका प्यार है, जो पूरी ज़िंदगी वफ़ कर देते हैं अपने बच्चों की तरबियत में, उनकी तालीम में, तो बच्चों का क्या फ़र्ज़ बनता है? आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तमाम जो दिन मनाए जाते हैं, इनके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है जी। और अगर हाल ही में देखें, पाकिस्तान में भी जो कानून आया कि अगर कोई पेरेंट्स को घर से निकालेगा, हाँ, तो उसको 1 साल का जो है सज़ा है और 50,000 से 5 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है। बहुत अच्छी तो बात। ये हाँ। इसका मतलब है कि जो हमारा फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो किसी न किसी तौर पे वीक होता जा रहा है और फैमिली के इंस्टीट्यूशंस के वीक होने में जो उसकी जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के अंदर तब्दील हो रहा है। और इसमें जो पेरेंट्स के साथ जॉइंट फैमिली में जो रहते थे लोग और जिस तरह एंजॉय करते थे, समझो अब वो चीज़ें आपको, अब खाके टेक्नोलॉजी ने चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं, डिस्टेंस को महदूद भी कर दिया है। हाँ। और अब ज़्यादा रोल आपका प्ले बनता है कि आपने अपनी बिजी लाइफ में से अपने पेरेंट्स के लिए जो है वक्त निकालना है, कि वक्त से बड़ी आप कोई चीज़ उनको नहीं दे सकते। फैमिली का इंस्टीट्यूशन कैसे वीक होता जा रहा है हमारे यहाँ? मतलब आज भी हमें फ़ख्र है कि उन कौमों से हम कोई 1000 दर्जे बेहतर हैं। हमें पता है कि हमें अपने माँ बाप की कदर करनी है, बुज़ुर्गों का एहतराम करना है। यहाँ पे देखिए, जितने भी सोशोलॉजिस्ट रहे हैं उनका एक मौजूद बहस जो है फैमिली रहा है ना। और कोई भी अगर काम हो तो आप देखें, हमारा जब अर्बनाइजेशन होती है, शहरियत की तरफ लोग माइल होते हैं, देही ज़िंदगी की तरफ,
तो लोगों की जो सोशल वैल्यूज़ है वो ख़त्म होकर मनी वैल्यूज़ में तब्दील हो जाती है। ठीक है। यानी अगर एक बच्चे को जाना है अपनी जॉब पर या कहीं पे, तो वो अपनी वालदा को शायद उबर या करीम में किसी से भी ड्रॉप करवा देगा, खुद नहीं साथ जाएगा। लेकिन अगर आप देही ज़िंदगी देखेंगे तो जो बेटा है उसके पास शायद वक्त भी होता है और वो अपने वालदा के साथ हॉस्पिटल से लेके तमाम जगहों पे खुद जाता है। और तो ये वहाँ पे अर्बन और दुनिया में जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन हुई वहाँ फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर की तरफ हुआ, क्योंकि स्पेसिंग के इशू आ गए, फिर वैल्यूज़ के इशू आ गए, जो नई आपकी नस्ल है उसकी वैल्यूज़ में और जो पुरानी है उसमें वैल्यूज़ का कॉन्फ्लिक्ट है। सही सर, इस पे भी बात करेंगे कि वैल्यूज़ में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि माँ बाप ही तरबियत कर रहे हैं बच्चों की, तो फिर भी क्यों ये डिफरेंस हमें देखने में आ रहा है। लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, सो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये दोस्तों एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं वो हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब। और राना आसिफ हबीब साहब के साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, खानम अंसा शहजादी साहिबा। आप एक माहिर तालीम हैं और वक्फे से पहले हम राना आसिफ हबीब साहब से बात कर रहे थे, अभी आपकी तरफ बढ़ते हैं। अंसा साहिबा, ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि हमारे यहाँ जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो वीक होता जा रहा है, या बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब पहले जैसी जो वालिदैन की कदर है वो नहीं रही है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत उन्वान पर बात करने का। नवाजिश नवाजिश। और आपने जिस तरह से सवाल किया कि अब क्यों थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है वो मेयार, जी जी। क्योंकि हम लोग इस वक्त 21वीं सदी में रह रहे हैं। हर एक एरिया को अगर देखा जाए, हमारे खाने पीने को, हमारे पहनने ओढ़ने को, हमारी रिहाइश को, हर एक एरिया को अगर देखा जाए तो उसमें हमें चेंज नजर आ रहा है। सही है। अगर हम इसी तरह से अगर पेरेंटिंग के मेथडोलॉजीज को देखें तो उसमें भी चेंज आएगा, क्योंकि जो हमारा दौर था, जिस दौर में हम बच्चे थे और हमारे वालिदैन हमारी परवरिश कर रहे थे, उस वक्त हमें इतनी ज्यादा सहूलियात भी मुयस्सर नहीं थी जो कि आज के बच्चे हैं। आज का बच्चा इतना एडवांस है जितना अभी हम नहीं हो पाए। हम लोग अगर 12 साल के बच्चे के साथ बैठे हों, 10 साल के बच्चे के साथ बैठे हों, तो हमारा मेंटल लेवल उसके मेंटल लेवल से भी कम्पीट नहीं कर पाता। यानी कि बच्चा आगे निकल गया पेरेंट्स से आज का। जी, पेरेंट्स से आगे निकल गए हैं। इसलिए आज के दौर में वालिदैन की पेरेंटिंग सीखनी है। आज के बच्चे की तरबियत के लिए वालिदैन को पहले खुद तरबियत लेनी है, क्योंकि ये एक बाकायदा तौर पर एक सब्जेक्ट के तौर पर सामने आ चुका है। हमें पेरेंटिंग पे बाकायदा तौर पर सेशन रखने की जरूरत है। तो अपने वालिदैन को तरबियत देने की जरूरत है कि आज के बच्चे की आपने तरबियत करनी कैसे है। ठीक है। क्योंकि एक दौर था हम लोग, हमारे पास एक ही रिसोर्स होता था इंफॉर्मेशन का, या तो हमारा टीचर होता था या हमारे वालिदैन होते। सही, ठीक है। लेकिन आज के दौर के बच्चे के पास इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज हैं। ठीक है। बिल्कुल आपने सही फरमाया अंसा साहिबा। राना साहब आपकी तरफ आएंगे। अंसा शहजादी साहिबा ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रेस किया है कि आजकल के पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। और आजकल हम देखते हैं कि बच्चे, आज की जनरेशन जो है वो डिफरेंट है और हर दौर की जनरेशन डिफरेंट होती है। ज़ाहिर है वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है, लेकिन माँ बाप का ये एक माँ बाप की एक सोच होती है कि जिस तरह हम लोग मतलब बड़े हुए या जिस तरह हमारी तरबियत हुई, हम अपने बच्चों को भी उसी लिहाज से पालें। हालांकि इस्लाम की भी अगर बात की जाए तो इस्लाम भी यही कहता है कि अपने बच्चों को उनके ज़माने के हिसाब से पालो। तो आप क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है? देखिए, पेरेंटल स्किल तो एक बड़ा टॉपिक है जी। असल तो चीज़ ये है कि जो जिस तरह स्पीड ऑफ लाइफ बढ़ती जा रही है उस तरह ह्यूमन जो इंटरेक्शन है वो कम होता जा रहा है, खा वो वालिदैन और औलाद का हो या बहन भाइयों का आपस में। एक ही शहर में रहते हुए बहन भाई भी एक दूसरे को मिल नहीं पाते, और मिलना तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें फ़ोन करने का भी वक्त नहीं मिलता एक दूसरे को जब तक उनको किसी से कोई काम ना हो। तो इसी तरह लोग अभी
पहले होता था कि पेरेंट्स के घर बगैर बताए जाना और आना एक हमारी रसूमात होती थी, त्यौहार होते थे। कोविड के बाद तो और भी कम हो गए। जी। उन चीज़ों के ज़रिए जो है ना आपको मिल बैठने का एक वक्त मिलता था अपने पेरेंट्स के साथ, और उनके प्रॉब्लम्स भी सुनने का वक्त मिलता था, और उसको आप प्रॉब्लम्स को हल भी करते थे। जब से ये एडम स्मिथ ने कहा था कि फ्री इकोनॉमी जो होती है उसमें कोई इकदार नहीं होती उसके अंदर, तो जब आप पैसा कमाने की रेस के अंदर होते हैं तो फिर जो औलाद है उसको अपनी औलाद नज़र आ रही होती है, वालिदैन नज़र नहीं आ रहे होते। और इस हकीकत को हमें मानना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो इस पर कोई रियलिटी चेक लगाना पड़ेगा कि हम अपना जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि हम कितना अपने पेरेंट्स के साथ कोई 24 घंटों में इंटरेक्शन करते हैं उनके साथ। और सर वालिदैन की कदर तो तब ही होती है जब आप खुद माँ या बाप बनते हैं। बिल्कुल। और उन बच्चों से पूछें जो यतीम खानों में रहते हैं, ऑर्फन एजेस में रहते हैं, उनसे आप वालिदैन की कदर पूछें, और जो ओल्ड होम में रहते हैं उनसे आप औलाद की कदर पूछें। अच्छा, एक चीज़ और भी खानम साहिबा जो है वो बात कर रही थी इस बारे में कि वालिदैन को भी कुछ अपनी स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस करने की ज़रूरत है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत। ये ठीक है, एक लर्निंग की साइड पे तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हमारे यहाँ सोसाइटी में अगर एक बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि हम औलाद को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मगरिब की अंधी तकलीद करते हुए आज यहाँ पे ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट बना के बैठ गए। ठीक है, ऐसे हालात बने कि यहाँ पे उनकी नौबत आई, मगर उनका हमारे रिलीजन से, हमारी इन मशरकी रवायात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये अपना जो कल्चर होता है ना उसके अंदर सोल्यूशन ढूंढना वो उन कौमों के लिए बड़ी ही एक डिग्निटी की बात होती है। आप अगर किसी की कल्चर की अंधी तकलीद करेंगे तो आप अपना कल्चर भी खो देंगे। जी हाँ। तो ये जो तमाम चीज़ें, शेल्टर होम्स और अल्टरनेटिव केयर का तसव्वुर आया, हमारे माशरे में तो इनका तसव्वुर ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो एक फैमिली का इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन के साथ ही सब लोग जुड़े होते हैं। उसमें प्रॉब्लम कब शुरू होते हैं कि जब कोई एक माँ या बाप फौत हो जाता है और बच्चे फिर जायदाद के लिए आपस में उनके आपस में कोई ना कोई लड़ाई होती है, तो फिर वो जो है वैल्यूज़ को मिसमार भी करते हैं, अपनी माँ से बदतमीज़ी भी करते हैं, या वालिद अगर रह गया तो उससे बदतमीज़ी भी करते हैं जायदाद के लिए, मनी वैल्यूज़ के लिए। जी जी। और उसके अलावा हमारे कल्चर की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो अभी तक बाकी हैं। अगर आप कभी नॉर्दर्न एरिया चले जाएँ या आप कभी रूरल एरिया में चले जाएँ तो वहाँ आपको अब भी नाना दादी, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एक फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली का एक रोल आपको नज़र आएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अदालतों और थाने तक नहीं पहुंचेंगी, वो वहीं पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। जी हाँ, वो तो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो फैसला करते हैं और उनके फैसले के सामने सब सरेंडर करते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो हमारे यहाँ आ रहा है जिसे हम कल्चरल लेक कहते हैं सोशियोलॉजी में, वो आ रहा है कि हम एयर कंडीशन तो लेना चाहते हैं नए मॉडल का, लेकिन हम अपनी सोचों को नहीं बदलना चाहते। औलाद भी और वालिदैन दोनों। हम इलेक्ट्रॉनिक तो नए मॉडल के लेना चाहते हैं, लेकिन अपने जहन की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नहीं अपग्रेड करना चाहते। वो हमें पेरेंट्स को भी समझना होगा कि अब जो बहू हम ब्याह के लाए हैं या उसके भी कोई रोल एंड स्टेटस जो है, अब वो पहले ज़माने वाला रोल एंड स्टेटस नहीं है जो किचन में शुरू होता है, किचन में ही ख़त्म हो जाता है। अब अगर उसे जॉब करनी है तो उसके जो रोल एंड स्टेटस होंगे वो बदल जाएंगे। वो वही वाले नहीं होंगे जो आपके ज़माने के थे। सही। तो उस चीज़ों को आपने एम्पैथी जिसे कहते हैं उसकी जगह पे रख के बहू की आपने सोचना है कि किस तरह उसको प्रॉब्लम आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट शुरू ही वहीं से होता है जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन जो है, अपनी तवक्कुआत दूसरे के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। तो ना औलाद को चाहिए कि अपनी तवक्कुआत वालिदैन पे थोपे, ना वालिदैन को चाहिए। कोई एक मिनिमम ग्राउंड पे, मिनिमम कॉम्प्रोमाइज़ पे, सोशल इंटरेक्शन पे लाइफ को गुजारें और उसी पे गुजर सकती है ज़िंदगी। बिल्कुल आपने सही कहा। अंसा साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। आजकल की जनरेशन क्या वजह है कि वो अपने पेरेंट्स से दूर होती चली जा रही है? आप क्या समझती हैं कि क्या वालिदैन अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे, या बच्चे आजकल के बहुत एडवांस हो गए हैं, या उन्हें लगता है कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं, या उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बनिस्बत अपने माँ बाप के हवाले से? तो क्या वजूहात हैं, या फिर सोशल मीडिया और जो आजकल का एक गूगल का दौर है उसने बच्चों को अपने वालिदैन से दूर कर दिया है?
देखिए, वालिदैन कभी भी अपनी औलाद से दूर नहीं हो सकते और औलाद भी कभी भी अपनी वालिदैन से दूर नहीं हो सकती जब तक हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत वैसी की होगी। कि मॉडर्निज्म या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी इसका आ जाना हमारे रिश्तों को फीका नहीं कर सकते, हमारी रवायात को फीका नहीं कर सकते। बल्कि मैंने तो ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने तकरीबन 500 से ज्यादा स्कूल में बच्चों के साथ सेशंस किए हैं। पेरेंटिंग पे मैं काम करती हूँ, तो मेरी बहुत सारी ऐसे गांव में जाने का अवसर होता है जहाँ पर अभी तक सोशल मीडिया नहीं पहुँचा, इंटरनेट नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ये चीजें नजर आ रही हैं कि वहाँ पर भी बच्चों के दरमियान और वालिदैन के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गई। हाँ। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक फैमिली पॉलिटिशियन होता है कि हमारी यहाँ फैमिलीज में एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो कहा जाता है कि बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ नहीं आते, सही, ना वालिदैन और ना ही बच्चे। हमने बच्चे को ये क्यों सिखाई नहीं होती कि फ्लेक्सिबिलिटी भी किसी चीज का नाम है और हमारे दोनों के आपस के इख्तलाफात में सेंटर का भी एक रास्ता होता है जहाँ पर हम आपके भी कुछ मान सकते हैं और आप भी हमारी कुछ मान सकते हैं। सही। मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि एक माँ बाप को अपनी औलाद को जायदाद का वारिस बनाने से पहले एक फ्लेक्सिबल इंसान बनाना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। ताकि वो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, उसको किसी एक चीज की जरूरत, वो ये ना समझे कि मैं एसी के बगैर नहीं रह सकता और मैं एसी के बगैर काम भी नहीं कर सकता। सही। अच्छा खानम साहिबा, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, अभी हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से आते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसी हवाले से अपनी जो गुफ्तगू है उसका रुख जारी रखिएगा कि वालिदैन को एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ जो है वो तवज्जो रखनी चाहिए और जिस तरह हम उसको जायदाद का वारिस बनाने के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए भी हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में वेलकम करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब जो कि एक सोशल वर्कर हैं और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं खानम अंसा शहज़ादी साहिबा जो कि एक माहिर तालीम है और आज वालिदैन का जो आलमी दिन है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अंसा शहज़ादी साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वालिदैन को जो है वो अपने बच्चों की तरबियत एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, उनकी तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि आपने कहा जायदाद में उन्हें हिस्सा देने से पहले उनको एक फ्लेक्सिबल इंसान बनाना चाहिए। बेशक इसमें तो कोई भी दो राहें नहीं है कि हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उनकी ये कोशिश भी होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ पर लैकिंग है वालिदैन की तरफ से? क्योंकि आजकल का जो बच्चा है वो चाहता है अपने माँ बाप से बात करना, डिस्कशन करना और वो सवाल भी बहुत करता है। एक छोटे बच्चे को भी अगर हम देख लेते हैं तो वो अपने वालिदैन से, माँ से, बाप से बहुत सवाल करता है। इनफैक्ट के वालिदैन की तरफ से कभी कभार ये कह दिया जाता है कि हम तो अपने माँ बाप से इतने सवाल नहीं करते थे। तो आप क्या समझती हैं कहाँ गैप है, ये जनरेशन गैप कहाँ पर है? देखिए, मौलाना सलाम का फरमान है कि आपके सवाल में भी आपका बहुत बड़ा इल्म होता है, यानी आपका जो सवाल करना है वो भी आपका इल्म है। तो बच्चे ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखा, सुना, समझा और उसने आके अपने वालिदैन से सवाल पूछा। हमारे वालिदैन सबसे पहले क्या करते हैं, चुप कर जाओ, ये बच्चों के करने वाली बात नहीं है। वहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है कि अम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, अब्बू को तो कुछ पता ही नहीं है, क्या आपको कुछ पता ही नहीं है। सही है। हाँ, और बच्चा जब ये कह देता है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, उस वक्त माँ बाप अपने दिल पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी औलाद ने उठ के हमें ये कह दिया, हमने इनको पैदा किया, हमने इनकी परवरिश की और आज ये हमें कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ये उस वक्त होता है जब हम लोगों ने अपना कुछ होमवर्क नहीं किया हो। सही। हमारे वालिदैन, हमारी माएँ सादा मिजाज की औरतें जिन्होंने सिर्फ किचन का काम किया, घर के काम किए, बच्चों की जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखा, उनके कपड़े धो दिए, उनके बेड साफ कर दिए,
और वो समझती हैं कि हमने अपनी औलाद के फराइज अदा कर दी, बिल्कुल सही। जबकि ये फर्ज नहीं है। फर्ज है उसको अच्छा इंसान बनाना। ठीक उसकी है। तरबियत सिर्फ खाने पीने से, लिबास से नहीं है। उसकी तरबियत उसकी किरदार साजी से है। उसको मुखलसी सिखाएं, उसको लाइफ स्किल्स सिखाएं कि बेटा ये बेड तुमने गंदा किया, इस बेड को तुमने साफ करना है। अगर वो फैसले कल को खुद करने के काबिल, खुद को समझता है कि मैं फैसले कर सकता हूँ, तो आज आप उसको राइट दें कि वो कुछ फैसलों में आपकी भी रजामंदी शामिल करे और आप भी अपने कुछ फैसलों में अपने बच्चे की रजामंदी शामिल करें, बिल्कुल ताकि ठीक है। कल को हमें बहुत से मसाइल का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल हम ठीक है। शुरू से बच्चे को ट्रेन नहीं करते, हम शुरू से बच्चे को उस रास्ते पर नहीं लेके आते जैसा जी हाँ, हम जी हाँ। उसको उस पर उम्मीद लगा रहे होते हैं। हम जी। लोग उम्मीद लगा रहे होते हैं हाँ। बहुत बढ़िया बच्चे की, लेकिन हम लोग उसकी जो तरबियत कर रहे होते हैं या स्कूलिंग उसकी जो हो रही होती है, हम सिर्फ A+ लेने के लिए कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये कुछ हमारे इश्यूज हैं जिन पे हमें पाकिस्तान के जितने मजमूई तौर पे वालिदैन हैं इन्हें काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आपने एक नुक्तों पे आज बात की। यकीनन उसका फ़ायदा कैमरा के इस पर हम लोग और उस पर जो है जो देख रहे हैं नाज़रीन वो फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। अच्छा राना आसिफ हबीब साहब, आपने कहा कि हम लोग नए मॉडल का AC, नए मॉडल का फ़ोन जो है वो लेना चाहेंगे, मगर जो हमारी बातें हैं, जो हमारी सोच है, वो नए मॉडल की नहीं करना चाहते। वो पहले से भी बुरी जो है ना वो हमारे, आप देखें जैसे एक खातून बात कर रही थी कि आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो कहते हैं कि आपको क्या पता, हमें पता है। अब गांव देहातों में इंटीरियर जितने भी सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, कहीं भी KPK में, वहाँ बुजुर्गों का बड़ा एहतराम किया जाता है। उनके सामने कोई इस तरह बोलने की जिसारत नहीं कर सकते। वो माँ बाप का एक बड़ा और अच्छा, और वो तो आप इस हवाले से किस तरह देखते हैं, जरा अपनी अपनी राय जो है ना वो जी पेश देखिए, करें। हमारी रवायात बड़ी खूबसूरत रवायात हैं, जिसमें आज भी अगर किसी आप गांव देहात में ये सुनेंगे नहीं कि बच्चों ने जायदाद के लिए वालिदैन को घर से निकाल दिया। ये चीज़ें आपको शहरों में जो है ज़्यादा ये चीज़ें नज़र आएंगी। आज भी वहाँ पे बुरा समझा जाता है और एक सोशल अकाउंटेबिलिटी है, यानी पूरी कम्युनिटी जो है, पूरी बरादरी इसको बुरा समझती है। जी हाँ, और ये जो बुरा समझना होता है, यही एक रेड लाइन होती है जो अच्छाई और बुराई के दरमियान होती है, ठीक है। कि आप किसी अमल को बुरा समझें। तो ये जो हमारी रवायात थी, उसके अंदर ये भी रवायत है पेरेंट्स का एहतराम करना, जब वो बुढ़ापे की उम्र को हो तो उनकी खिदमत करना, और जो खिदमतगार बच्चा या बच्ची होती है उसकी माशरे में वहाँ इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। जी हाँ, जी हाँ। ये जब जारी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो फिर इन चीज़ों पीछे रह गई कि अच्छे किरदार का औलाद माँ बाप को फिर यहाँ अर्बन एरियाज़ में नहीं पसंद होती, उन्हें अच्छी मालदार औलाद पसंद होती है, बिल्कुल सही। जो महीने का उन्हें एक लगा बंदा एक बड़ा अमाउंट दे रही होती है, और एक ऐसा बेटा या बेटी जो उनकी खिदमत कर रहे हैं लेकिन कुछ शायद मनी उनको कंसिडरेशन नहीं दे रहे पैसे की सूरत में। सही है। तो वहाँ फिर ये हमारा जो फैमिली का रोल है ये डिस्टर्ब होता है कि ना वालिदैन को बच्चों को ATM मशीन समझना चाहिए, ना औलाद को माँ बाप को ATM मशीन समझना चाहिए। सही सही। दोनों को एक दूसरे की कदरों का एहतराम करना चाहिए, और किरदार और इंसानियत और ये चीज़ें जो हैं ये सुपरसीड करनी चाहिए उसकी माली हैसियत के बारे में, खा वो वालिदैन की माली हैसियत हो या औलाद की माली हैसियत हो। तो ये सही। चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कि अब उनको ये, अगर कोई बेटा सारा दिन बैठ के कोर्ट में रिश्वत ले रहा है और शाम को कह रही है, माँ कह रही है मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ये रोज़ाना 25,000 मेरे हाथ पे रखता है, सही, महीने के 2 सूट लेके देता है। ये महीने के 2 सूट लेके देता है। थैंक यू सो मच। ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। और प्रोग्राम के इस हिस्से के अख्ताम पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वालिदैन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा ज़िंदगी अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और ये बड़ी सादतमंदी की बात है कि अगर आपके हिस्से में वालिदैन की खिदमत आती है। खुशकिस्मत है आप लोग। आप खुशकिस्मत हैं। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और खूबसूरत मौजू पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, ज़हरा रज़ा मेरे साथ हैं। और वक्फे से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हम वालिदैन की अज़मत पे बात कर रहे थे, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे थे। अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं, जहाँ पे नहायत ही अहम और ख़ूबसूरत मौजू पे बात होगी। यकीनन इस मौजू में भी आपको और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्रोग्राम के इस हिस्से का मौजू है मुस्बत और मनफी सोच के हमारी ज़िंदगी पे असरात। जो मुस्बत तर्ज फ़िक्र है उसका अंजाम वो कामयाबी होता है, और जो मनफी तर्ज फ़िक्र है उसका उसका जो अंजाम है वो नाकामी होता है। हम मनफी सोच हमारे जहनों में क्यों आती है? क्योंकि जहन का काम तो है सोचना। अब वो किस तरह हम सिर्फ मुस्बत सोचें अपने जहन में पैदा करें, या किस तरह हम मनफी सोचें जो है उनको ख़त्म करें या उनको डाइवर्ट करें, मुस्बत में तब्दील करें, ये एक बड़ा एक प्रोसीजर है। मगर ये कुछ नामुमकिन नहीं है, ये सब मुमकिन है। इसके लिए आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह हमें इस चीज़ का तयन करना है कि यस, ये जो मेरी सोच है ये मुस्बत नहीं है, या ये जो मेरी सोच है ये खुद मैं सिर्फ एक सेल्फिश थॉट्स के साथ जो है मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मुझे ये मेरी जो सोचें मेरे लिए और मेरे जो करीबी लोग हैं उनके लिए किस कदर ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, इस हवाले से आज हमने बात करनी है और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सलमान भाई? आप लोग कैसे? सर, गुफ्तगू से पहले मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ हमें ये बताएं कि सोच क्या होती है और इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, पहले इस चीज़ का तयन करना बहुत ज़रूरी है इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले कि हमारे माशरे में सोच की जो डेफिनेशन है वो बड़ी गुमराहकुन डिफ़ाइन हुई है। सोच एक अलग चीज़ होती है, ख़याल एक अलग चीज़ होती है, गुमान एक अलग चीज़ होती है, और आपको इंस्पिरेशन कहीं से मिलना यानी कि कहीं इल्हाम होना, ये एक अलग लेवल होता है सोच का। तो हम लोग इन जनरल सोच को लेके ही सारे अल्फाजों के मीनिंग को लेके हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम थॉट, इंस्पिरेशन, फैंटेसी और इमेजिनेशन, ये चार अलग अलग लेवल्स हैं। तो पहले तो ये तयन कर लिया जाए कि आप सोच इसको कहते हैं, और टेक्निकली स्पीकिंग सोच का ताल्लुक जो होता है वो अकल से होता है, ख्याल का ताल्लुक जो होता है वो कल्ब से होता है। अच्छा। और मेजॉरिटी इंसान इस चीज़ में तफरीक नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं आपके सवाल। ठीक है सर। सर, ये बात तो तय है कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी सोच का एक बहुत ही अहम किरदार होता है। जैसा कहते हैं इंसान सोचता है वही चीज़ें उसकी ज़िंदगी में रूनुमा होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जैसा आप सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। इसी तरह अगर आप मनफी सोच रखेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो हर चीज़ बुरी होती चली जाएगी। तो सर, ये जो सोच है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये जो सोच है ना इंसान का, इसको हम चलें उर्दू में गुमान कह देते हैं। ये एक अनकंट्रोल डिवाइस है, ये बगैर स्टीयरिंग की डिवाइस है। इसको जो स्टिमुलाई मिलता है, जो अट्रैक्शन मिलती है उस तरफ चल पड़ती है। जैसे हम गुफ्तगू करते करते आपका ख्याल कहीं गया, कोई घर में कोई बात है वो सोचा तो आपका सोच वहाँ चली जाएगी, वहाँ से कहीं और निकल जाएगी। ये भटकती रहती है सोच, ये एक मुसव्विर की तरह है, इसको कुछ ना कुछ बनाना है हर वक्त। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मायने आवामुन नास की नज़र में ये होता है कि आपने सोच को ऐसे ट्रेन कर देना है कि ये खैर ही बनाती रहे, यानी कि खैर ही पेंट करती रहे, यानी कि हर चीज़ अच्छी चीज़ पेंट करती रहे। एक बात। दूसरी बात, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, इसको डायरेक्ट किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। अच्छा, सही। अच्छा, ये पॉजिटिव थिंकिंग को डाइवर्ट कैसे करें आप? पहले तो आप ये तयन कर लें कि जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, क्या ये मेरा चाहना जो है मेरी नफ्स के ज़ेरे असर है? क्या इसमें सेल्फिशनेस तो इन्वॉल्व नहीं है? क्या मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा? अगर ये इस कानून से गुजर के आपकी सोच पाकीज़ा हो चुकी है कि उसमें आपका ज़ाती मफाद, ये सेल्फिशनेस नहीं है, नफ्स परस्ती नहीं है, तो वो होगी पॉजिटिव थॉट्स। मगर सर, मुस्बत सोच का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो तो आपकी अपनी ज़ात को ही है, तो उसका मफाद तो ज़ाती है। देखिए फ़हीम, इसमें भी आपने सही कहा, आई एग्री विद दैट, लेकिन इसमें भी तयन करना पड़ेगा। अब मैं मिसाल के तौर पर मैंने कोई गलत काम किया और मैं चाह रहा हूँ कि वो गलत काम सही हो जाए, मेरा ये सही करार पाया जाए, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग होगी? बिल्कुल नहीं। या अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं और वो वैसे बज़ाहिर गलत है लेकिन आपके लिए अच्छी है और आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉजिटिव। इसमें ये हमें लाइन ड्रॉ जरूर करनी पड़ेगी पॉजिटिव थिंकिंग में, कि वो थिंकिंग या वो सोच या वो ख्याल जिससे ज़माने में खैर फैले और आपकी ज़ात के लिए भी खैर फैले। ये इसको आसान कर लें अपनी ज़ात के से मुताल्लिक, कि वो जो भी चीज़ आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं उसके होने के बाद
आपकी शख्सियत पहले से एक बेहतर इंसान बन के सामने आए। सही। अच्छा, जो एक मुस्बत सोच है, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे जहन में वो मुस्बत सोच नहीं आ रही है, हम तो इसका मतलब है कि पीछे जो जगह बचती है वो मनफी सोच के लिए बचती है, या कोई दरमियान में भी एक कोई दोनों ममालिक के बीच में भी एक ऐसी जो है वो लाइन है जो ना इधर की है ना उधर की है? ये जो आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से इस्तारा इस्तेमाल किया कि मुस्बत सोच और मनफी सोच के बीच में जो ग्रे एरिया है, ये सारे इस ग्रे एरिया को हम नाम दे देते हैं ला इल्मी का। ला इल्मी है ये। जितना इंसान का इल्म कमज़ोर होगा, जो उसकी नॉलेज में कमी होगी, उतना वो उसका ग्रे एरिया होगा। मैं चाह रहा हूँ कि जी कल सुबह मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाऊँ। अच्छा, तो इसके पीछे बहुत कुछ ला इल्मी है जिसकी वजह से मैं ये चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा एरिया, ग्रे एरिया है, तकरीबन ग्रे ही एरिया। तकरीबन ग्रे एरिया, आपने सही फरमाया। अच्छा, मनफी सोच जो है वो हमारे मतलब हमारी शख्सियत में हसद पैदा कर सकती है, ठीक है, वो जलन पैदा कर सकती है, वो मायूसी पैदा कर सकती है, वो नामुरादी पैदा कर सकती है, और मजमूई तौर पे वो नाकामी पैदा कर सकती है। हम सब जानते हैं कि मनफी सोचना अच्छी बात नहीं है, मगर ये मेरा ख्याल है हम 24 घंटे में सिर्फ 5-10 मिनट जानते हैं, बाकी जो है वो मनफी सोचें किस किस तरह से वो आती हैं, और जिनको हम खुद ही फैसला कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ये गलत थोड़ी है। तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जैसे जिस्म के बारे में आपको पता है बीमारियां किस तरह लगती हैं। आपको एक कोई ज़ख़म हो जाए और आप उस ज़ख़म को मुस्तकिल कुरेदते रहें या उसका इलाज सद्देबाब ना करें तो क्या बन जाता है? वो नासूर बन जाता है। कोई एक बीमारी है, अगर वो प्रोलॉन्ग कर जाए जिस्म के अंदर तो वो एक मुस्तकिल बीमारी बन जाती है। इसी तरह जो इंसान की सेल्फ या शख्सियत होती है या उसकी पहली नफ्स होती है, उसके अंदर की भी बीमारियाँ होती हैं। अगर आप एक मनफी सोच लेके मुस्तकिल उस सोच को अपने शऊर में लाशऊर में पनपाते रहें, उसको चलाते रहें, तो वो क्या बन जाएगी लॉन्ग रन में या लंबे अरसे में? वो एक नफ्सी बीमारी बन जाएगी, एक नासूर बन जाएगी, और वो मनफी सोच जो है फिर आपको नुकसान पहुंचाने लगेगी। वो हसद की शक्ल में बाहर आएगी, शदीद खौफ की शक्ल में बाहर आएगी, स्ट्रेस की शक्ल में बाहर आएगी। वो इस शक्ल में आपको कोई आपको फोबिया हो जाएगा, किसी भी किस्म की बीमारी की शक्ल में बाहर आएगी, और वो जाहिर बात है नुकसानदेह, और फिर वो शख्सियतें तबाह करती है। सर, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से, इम्तियाज पाकिस्तानी। जनाब जी इम्तियाज, क्या कहना चाहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं हमारी जो सोच है उसके असरात क्या होते हैं हमारे ऊपर, उस हवाले से। मैडम, ये तो आपने बड़ी प्यारी बात की। आज आप लोगों ने बड़ा यूनिक टॉपिक है। बात दरअसल ये मुस्बत का मतलब है सच, सच्चा। जब हम सच बोलते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी चीज पैदा होती है जिससे हमारे कल्ब को, हमारे जिस्म को, हमारे सामने वाले को राहत मिलती है। और मनफी सोच ये एक झूठ पे इंसार करता है, तो झूठ से जो है आपके जिस्म के अंदर ऐसी केमिकल चेंजिंग वाक़ होती है जिससे आपको नुकसानात होते हैं। और मुस्बत सोच ही रखना चाहिए, इसलिए कि मुस्बत सोच से ही आप मंजिल मकसूद तक आराम से पहुंच सकते हैं। मनफी सोच से, जैसा हमारे मेहमान साहब ने बताया कि बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो ये बात कहते हैं ना, सच को आँच नहीं और झूठ को पता नहीं। तो आप अच्छी सोच रखेंगे इंशाअल्लाह ताला हर किसी के बारे में, अगरचे उसके अंदर नेगेटिव पहलू भी हों, मगर मुस्बत सोच से कौम तरक्की करता है, घराना घर जो है वो तरक्की करता है, हर जगह हर लम्हे। बस ये काम करना ही है कि मुस्बत सोच हो तो मुस्बत काम भी इंसान करता ही चला जाए, इसमें ही फला है। वेरी गुड फहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो जो इम्तियाज़ भाई ने बात की है मुस्बत सोच के हवाले से, इसी को आगे बढ़ाएंगे। और वैसे भी एक मुसलमान के लिए एक हुक्म की तरह ये बात है कि तुम अच्छा गुमान करो। तो हमें अच्छा गुमान जो है करना है, वो किस तरह हो सकता है, और मनफी सोच और मुस्बत सोच की तफरीक कैसे करेंगे, फैसला कैसे करेंगे कि ये जो सोच है ये मुस्बत है या मनफी है। इस बारे में मजीद बहुत सारी बातें होंगी। सलमान राजा साहब हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जो कि माहिर शऊर हैं। और आज हम इनसे पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सर, सोच की हमने बात की, अगर मैं इमोशंस की बात करूँ, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो इंसान के अंदर होते हैं, चाहे वो अच्छा इमोशन हो, जैसे आप
गुस्से का एक इमोशन आपके अंदर होता है, प्यार का होता है, इस तरह दुख, उदासी भी आपके अंदर होती है। तो सर ये जो इमोशंस हैं, ज़ाहिर है हमारी सोच जैसी होगी वैसे ही हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ बुरा हो गया, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो मैं दुखी हो जाऊंगी या उदास हो जाऊंगी। मैं उसके साथ ये भी तो कर सकती हूँ कि मैं उसका पॉजिटिव पहलू निकालूँ और उस लर्निंग को मतलब सीखूँ, जो कि मतलब आगे जाके मुझे बेहतर कर सकती है। या कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है या किसी का जॉब इंटरव्यू नहीं हो पाती जॉब, तो वो ये भी सोच सकता है कि शायद मेरे लिए जॉब नहीं बनी हो, मुझे इससे कोई अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी मेरे लिए हो। तो सर ये जो इमोशंस का इस्तेमाल है वो हम किस तरह से कर सकते हैं? ज़रा मौलाना रूम का एक बहुत अच्छा कॉल है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, हाँ। ये जो हो रहा है यही तुम्हें वहीं पहुंचाएगा जहां तुम्हें पहुंचना है। तो जब हमारे साथ जो हो रहा होता है तो हम उसके इमीडिएट इफेक्ट या उस वक्त हम उसको अच्छा बुरा समझ रहे होते हैं, तो हमें बुरा लग रहा होता है तो हम कोस रहे होते हैं या हम परेशान हो रहे होते हैं। अगर उसी अमल से या उसी मामले से बाद में हमें खैर नज़र आती तो हम शुक्र अदा करते हैं कि यार वो नहीं हुआ तो तुम्हें यहाँ नहीं होता। हाँ। तो एक तो इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरी चीज़, जज्बात का एहसास होना बहुत अच्छी चीज़ है और हर इंसान के अंदर होना चाहिए। वो इंसान ही नहीं जिसको जज्बात का एहसास Exactly, हाँ। लेकिन जज्बाती होना बहुत बुरी चीज़ होता है, क्योंकि जज्बात की शिद्दत हो जाती है, उसी में सारे इंसान नुकसानात करता है। जी। एक तो ये बात कि इंसान जज्बाती होकर कहते हैं ना, कभी फैसला नहीं करना चाहिए, गुस्से में शदीद फैसला नहीं करना चाहिए। जब शदीद खुश हो तो कोई वादा ना करो, और जब शदीद गुस्से में हो तो कोई फैसला ना लो। तो जज्बात की रो में फैसला, तो वो नेगेटिव ही होता है, वो देर पा। दूसरी बात, माजी के अंदर आपके साथ अगर कोई जज्बात में ऐसा कोई अमल हुआ है या कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, कोई हादसा हुआ है कुदरती तौर पे, वो जैसे आपने मिसालें दी, एग्जाम में फेल हो जाना, जॉब नहीं होना, तो हमारे माशरे में पॉजिटिव थिंकिंग ये सिखाई गई है कि जो तुम चाहते हो ना, मैं चाहता हूँ मुझे ये जॉब मिल जाए, तो थिंक पॉजिटिवली, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। ये पॉजिटिव सिर्फ जॉब के बारे में ही आप पॉजिटिव थिंक करें, बाकी मतलब कुछ भी चीज़ ले लें, वो अच्छा, मगर एक सवाल आपका, एक कभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें एक और सवाल जो है वो मेरे जहन में आ रहा है। आपने कहा कि मौलाना रूमी फरमाते हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये तुम्हें वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तुम्हें पहुँचना है, ठीक है। तो मगर इस वक्त तो एक और सवाल भी है जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की और गुफ्तगू भी जिस पे कर रहे हैं कि अगर आप मुस्बत सोच इख्तियार करते हैं तो आप उससे बेहतर जगह पे जा सकते हैं जहां आप इस वक्त हैं, है ना। तो मतलब अगर मनफी सोच आप इख्तियार करते हैं तो आप शायद आपके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाए और जहां आपको पहुंचना है वहां आप उस कैपेसिटी में ना पहुंच सकें। इस बारे में बयान कीजिए। भाई बहुत खूबसूरत आपने बारीकी से सवाल को नोट किया। पहले मैं अपनी पुरानी बात मुकम्मल कर दूं। प्लीज। आप जो जैसे जॉब की हम बात कर रहे थे कि आप अगर चाह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग है कि जॉब मुझे मिल जाए, हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि आप पूरी ऑनेस्टी के साथ उस जॉब के लिए जाएं। अगर मिल गई तो यही आपके हक में बेहतर थी, और नहीं मिली तो ये भी आपके हक में बेहतर है। इसमें अल्लाह की हिकमत है और इसके असबाब है। सही। तो वही मौलाना रूम की बात कि अब आपको नहीं मिली तो अब आप उस जॉब की तरफ जाओगे जो आपको एक्चुअली मिलनी थी। तो ये मुसब्बिबुल असबाब का एक निज़ाम है, असबाब। दूसरी बात आपने जो फरमाया कि ये जो आपने कहा कि किस तरह मौलाना रूम ने ये फरमाया कि ये जो असबाब होते हैं ये किस तरह काम करते हैं, मस्बत सोच जो है वो तो आगे लेके जाती है आपको। ये बहुत बारीक लाइन है कि जो नसीब है आपका और जो आपकी काविशें हैं, इन दोनों के बीच की ये लाइन है जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा, मुझे जहाँ पहुँचना था वो मेरा नसीब है और मैं जहाँ पहुँचूंगा वो भी मेरा नसीब है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं एफर्ट अच्छे करूंगा, पॉजिटिव सोच रखूंगा तो बेहतर जगह पहुँचूंगी। ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड करती हैं, साथ साथ चलती हैं। सही। ठीक है। तो हमारी सोच बदल देती है हमारा मतलब मुस्तकबिल। इंसानी नज़रिए से बिल्कुल बात दुरुस्त है कि सोच बदल देती है, मुस्बत सोच आपके नताइज को। और रूहानी नज़रिए से यानी कि अल्लाह के निज़ाम को अगर आप देखें तो वो बात अपनी जगह सही है कि जो अल्लाह ने ये भी लिखा होगा कि अच्छा सोचेगा तो मैं इसको वहाँ पहुँचा दूंगा, नहीं सोचेंगे तो वहाँ नहीं पहुँचेंगे, ये भी लिखा हुआ होगा। नहीं, ठीक है। कभी कभार हमारे लिए कोई चीज़ अच्छी लिखी हुई और हम इतना नेगेटिव हैं तो वो भी शायद हमसे छिन जाती होगी। एक नेमत अल्लाह ताला ने, दोनों चीज़ें सब्जेक्टिव है। हाँ। अच्छा सर, ये जो हालात होते हैं या ये जो माहौल होता है, सर्कमस्टेंसेस की हम बात कर लें तो उसका कितना अफेक्ट होता है इंसान की ज़िंदगी पे? अगर वो नेगेटिव चल रहे हैं, हर जगह नेगेटिविटी है, या आपकी सोबत कह लें नेगेटिव है, जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं वो मायूस हैं या आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो उसका असर आपकी पॉजिटिविटी पे होता है? देखिए, जितना एरिया इंसान की दस्तरस में आता है, यानी कि इंसान की मर्जी में शामिल होता है, जो एरिया जो हम अपनी कोशिश से वो सारा इफेक्ट करता है। जो आपने फरमाया कि वो सोबत में किस लोगों की सोबत में बैठ रहा है, उसकी सराउंडिंग क्या है, ये सब इफेक्ट करता है। और जितना एरिया आपकी तकदीर के ज़मरे में आता है वो सब इस चीज़ से बरियुज़ जमा है। कीचड़ में भी कमल का फूल खिलता है, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जुल्मतों में पलते हैं और फिर भी अच्छी शख्सियतें बन के निकलते हैं। लेकिन इन चीज़ों का ताल्लुक
बहुत इसमें बहुत हमेशा बहस रही है। ऐसे आप किस घर में पैदा हुए हैं आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी हाइट कितनी है, आप कब पैदा होंगे, कब मरेंगे, ये सब, आपकी रंगत क्या है, आपके चेहरे के आप कहाँ से है, उसमें आप थोड़ा रद्दो-बदल आप साइंसी तौर पे हम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन पूरी चीज़ें तरीके से नहीं बदल सकते। तो ये जो एरिया है, ये तकदीर का एरिया है, ये अल्लाह के हाथ में, वो अपनी जगह पे, और जो आपकी कोशिश है वो अपनी जगह पे, वो इफेक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आपके देखें घर में कोई फैमिली मेंबर्स में से या मियाँ बीवी में से शौहर या बीवी का किसी एक का या कोई भाभी बहन भाइयों में से किसी एक का मनफी सोच का होना, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं है कि कोई हदबंदी नहीं लगा सकते हम लोग के जनाब ये मेरे ज़्यादा अजीज़ हैं तो इनमें से कोई मनफी नहीं सोच सकता, कोई भी सोच सकता है। वहाँ पे होना, आपकी वर्क प्लेस पे ऐसे अपने मनफी सोच का होना, हम उनसे किस तरह अपने आप जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जिनसे हम मुस्बत और मनफी सोच के हवाले से बात कर रहे हैं कि मुस्बत सोच और मनफी सोच हमारी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होती है। ये है हमारा आज का मौजू। वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की है। एक सवाल हमने प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहा था कि हमें वक्फे पर जाना पड़ गया, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह करना था हमने नाजरीन को। सर, ये कि मनफी सोच से मतलब हम मनफी सोच के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़ी मनफी सोच के लोग हैं। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हकीकत है, हमने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। अच्छा, मनफी सोच से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? जिस तरह बात कर रहे थे कि किसी घर में कोई फैमिली मेम्बर में कोई एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी तरफ से कोई नेगेटिव थाट्स आती हैं और आपको पता है और आप नहीं बदल सकते उन्हें, या आपकी वर्क प्लेस पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो नेगेटिव थाट्स रखते हैं, या आपके दोस्तों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, तो क्या उनका मनफी सोचना आपकी जिंदगी पे असर अंदाज हो सकता है, या आप पॉजिटिव हैं तो आप उनकी नेगेटिविटी खत्म कर सकते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की या उनकी नेगेटिव थिंकिंग की। इन जनरल हमारे माशरे में बहुत ही मनफी रुझान पाया जा रहा है, घरों के अंदर भी, वर्क प्लेस के अंदर भी। इसकी दो सिनेरियो हैं, या तो आप खुद इतने बाशऊर या बुलंद किरदार के या मुस्बत सोच के इंसान हो, आपकी रूह इतना इर्तका कर चुकी हो कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे खैर फैलाएं, आप असरअंदाज हो जाए लोगों को। ये अल्लाह के ग्रेट लोग होते हैं, इन जनरल नहीं नज़र आते लोग। इन जनरल पॉजिटिव अच्छे लोग भी होते हैं जो इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं, या तो ऐसे लोग हों, या फिर ऐसा होता है जो माशरे में हमारे अवामुन नास में पाया जाता है कि लोग ज़्यादातर नेगेटिव सोच रखने वाले लोग होते हैं, और वो आप अपनी नेगेटिव सोच आपके ऊपर भी हावी कर देते हैं। यानी कि आप किसी शख्स के पास बैठे, वो मुस्तकिल गिला करे जा रहा है ज़िंदगी के बारे में, बुरा भला कहा जा रहा है, ये मसाइल है, वो मसाइल है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका सर भारी होने लग जाएगा, उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने लग जाएगी। इसके फिर फर्दर दो तरीके हैं, या तो आपको ये तमीज़ आ जाए कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव लोग इस तरह होते हैं, जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जो उनका गुमान होता है वही उनकी गुफ्तगू होती है, उनसे आप डिस्टेंस रखें, दूर रहिए। दूर रहना चाहिए। चाहे वो घर में भी हैं तो घर में आप रहते हुए भी डिस्टेंस रख सकते हैं। अच्छा, कहीं आप मजबूर हैं कि डिस्टेंस भी नहीं रख सकते, तो फिर आप अपने आप को इतना पॉजिटिव और बुलंद शख्सियत करें कि आप उनको भी असरअंदाज करके बेहतर इंसान बनाएं। इन जनरल तो इंसान को खुद ये बात गौर करनी चाहिए। अच्छा, जो नेगेटिविटी में फंसा हुआ होता है इंसान शदीद, उसको इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि मैं इंतहाई नेगेटिव हूँ। जब भी आप उसको बोलें वो कहता नहीं मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, ये तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। मैं तो हमेशा बड़ा कॉमन है सुनने में। सर, ये बहुत मुश्किल होता है कि अपनी बुराई या कोई भी एक फ्लॉ आपके अंदर है उसकी एक्सेप्टेंस आना, ये बहुत एक बड़ी बात होती है जो कि लोगों को आजकल रियलाइज़ नहीं होता। अच्छा सर, टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि हम पॉजिटिव सोच कैसे बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिव सोच सकते हैं? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से बात मुख्तसर की देता हूँ। जैसे आजकल कोविड का दौर चल रहा है 1 साल से, और लोग काफ़ी बज़ाहिर परेशान नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको कोविड हो चुका है, ठीक है, और वो बच गए और वो सेहतियाब होकर निकल गए। तो उनको ये पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं इस बीमारी से गुजर गया और सेहतियाब होकर निकल गया। ये तो सबको पता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं हुआ है, वो बचे हुए हैं, उनको इस बात से पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि मैं अब तक बचा हूँ, ये भी एक करम है, और अल्लाह ना करे हो जाए तो वो भी गुजरना है उससे, ये हकीकत के लिए तैयार रहे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हुआ और उनके अजीज़ जो है दुनिया में ना रहे, उनको भी इसमें से खैर ढूंढनी चाहिए कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में, नसीब में यही लिखा था, और अल्लाह बेहतर अलीम है, इल्म रखने वाला है, कि उनको अल्लाह से जाके इसी असबाब से मिलना था।
और वो इस बात को एक्सेप्ट करें, रियलाइज करें, ये भी अल्लाह की हिकमत है। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सलमान राजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। हमने मुस्बत सोच और मनफी सोच के हवाले से बात की। सिर्फ ये बता दूं कि जो मुस्बत सोच रखता है शख्स, उसके अंदर एक सलाहियत जरूर होती है कि वो शुक्र करता है और शुक्र करने वाले को अल्लाह ताला और देता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अच्छा सोचिए, इंशाल्लाह हमारे सबकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।